हेलो, मेरा नाम है संयुक्ता और फिर से आज आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई गेस आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो यस, अभी रिसेंटली आई हुई मूवी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आपको, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे ज़ुकाम हो गया था इसलिए। तो ये मूवी इंडिया में 12 सितंबर को रिलीज़ हुई थी और आज है 29 सितंबर। तो बहुत दिन हो चुके हैं इसे रिलीज़ हुए, तो आई गेस आप लोगों ने इसे अभी तक देख लिया होगा, मोस्टली एनिमे फैंस, क्योंकि इंडिया में ये बहुत पॉपुलर रहा है। मार्वल की एंड गेम आने के बाद इन्फिनिटी कासल ही एक ऐसी मूवी है जिसके लिए थिएटर्स में लाइंस लगे हैं, टिकट्स के प्राइसेस बहुत हाई हैं और लोग बहुत क्रेजी हो रहे हैं इस मूवी के लिए। तो आई गेस सभी एनिमे फैंस ने ये अभी तक तो देख लिया होगा। आई एम गोना टॉक अबाउट स्पॉयलर्स इन दिस वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम मिल चुका है आप लोगों को ये मूवी देखने के लिए। और मेरे ख्याल से ये मूवी कम्प्लीटली थिएटर एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों ने इसे थिएटर में नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न है इसकी एनिमेशन। इसकी एनिमेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया गया है। आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे वेरिएशंस इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक में, और फाइट के बीच में इनके एनिमेशन का डिटेलिंग, आप लोग शॉक हो जाएंगे। और बजट भी वैसा था इसलिए टाइम भी लगा। तो ये थिएटर में ही जस्टिस कर पाएगा, मोबाइल स्क्रीन में आई डोंट थिंक ये जस्टिस कर पाएगा। इवन क्रंची रोल जो ऑफिशियल एनिमे अपलोड करता है ऑफिशियली, उसने तक अनाउंस कर दिया है कि इस साल वो डीमन स्लेयर को क्रंची रोल में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं लोगों को कि वो मूवी थिएटर में जाके देखें, ताकि इसका सही एक्सपीरियंस ऑडियंस ले पाए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं डीमन स्लेयर की जर्नी बहुत स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले इसका मैंने सीज़न 1 देखा, उसके बाद मूवी आई मुगन ट्रेन, उसमें अकाज़ा का इंट्रोडक्शन हुआ था। वो सभी को पता होगा जिसने मूवी देख रखा है कि उसका क्रेज़ अभी बहुत ज़्यादा है। जब मुगन ट्रेन आई थी उस टाइम किसी को भी आइडिया नहीं था, लेकिन जितने भी एनिमे फैंस हैं उनको कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था, क्योंकि अकाज़ा का जो ऑरा है बहुत अलग ही हिट करता है। क्योंकि कुछ ना कुछ सस्पिशियस सा लगता है उसकी एंट्री में। जब भी उसका कुछ सीन दिखाया जाता है तब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसकी बैक स्टोरी रही होगी। हम सब एनिमे फैंस जानते ही हैं, एनिमे फेमस ही है अपनी कैरेक्टर्स डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी के बारे में। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द जर्नी। यस, तो सीज़न 1 मैंने देखा, फिर मुगन ट्रेन देखा, उसके बाद से आई वॉज वेटिंग फॉर कि अकाज़ा का एंट्री कब वापस से हमें देखने को मिलेगा। तो फाइनली इन्फिनिटी कासल आया, और जब इन्फिनिटी कासल आया 12 सितंबर को और मैं इसे थिएटर में गई देखने 15 सितंबर को। आई वॉज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, और आई कांट टेल यू मैंने ये 3 दिन कैसे वेट किया होगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख पाई मैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे, मेरे पर्सनल रीजंस भी थे, इसलिए इट वॉज वर्थ वॉचिंग। मूवी देखने के बाद मैंने 4 से 5 दिन ये मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा था। मैं इंस्टा खोल रही थी, बस डीमन स्लेयर के रील्स चल रहे थे मेरे दिमाग में, बस अकाज़ा का बैकग्राउंड म्यूज़िक, हर चीज़। उसके बाद से ये अकाज़ा की फ़ैन फॉलोइंग, उसका फ़ैन बेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। आई गेस मूवी देखते टाइम बहुत सारे लोग ये भूल गए होंगे कि टांजीरो इस सीरीज़ का, इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि अकाज़ा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग था। गियू था उसमें जेनित्सु की एंट्री हुई, उसमें शिनोबू का फाइट जो था, ये सब वो ऑडियंस ने देखा और वो भूल गए थे कि टांजीरो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। अगर मूवी में ये नहीं दिखाया जाता कि टांजीरो ने अकाज़ा को मारा, यस टांजीरो ने अकाज़ा को मारा था, ये स्पॉइलर है। तो अगर मूवी में ये नहीं दिखाया जाता कि टांजीरो ने अकाज़ा को मारा था, उसका सिर उसके बॉडी से अलग किया था, तो हम सभी भूल चुके थे कि टांजीरो ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेनित्सु। जेनित्सु की एंट्री मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स में देखा कि जेनित्सु के एंट्री के टाइम मूवीज़ में
बहुत ज़्यादा लोग क्रेजी हो रहे हैं, हूटिंग हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। बट जिस थिएटर में मैं गई थी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जहाँ मैं गई थी वहाँ पे बहुत कम लोग थे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो सीट्स तो बुक थे लेकिन लोग मूवी देखने नहीं आए थे, तो बहुत डेड सा माहौल था। बट कोई नहीं, मैं अपने में ही खुश हो रही थी। बोलते हुए भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, वो सब माइंड में रिमाइंड हो रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। ऐसा लग रहा था कि जेनित्सु आया है तो अब कुछ करके जाएगा। तो उसके बाद आता है जेनित्सु और काइगाकू का फाइट। काइगाकू जो एक अपर मून डीमन है, उससे जेनित्सु का फाइट हुआ और जो फाइट का लेवल था, उसके साइड से फ्लेम आ रहा था, क्योंकि जेनित्सु का जो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओवरपावरिंग था। ऐसा बोलना चाहिए कि वहाँ से फोकस ही नहीं हट रहा था, वो इतना ज़्यादा अच्छा फाइट था उन दोनों के बीच। और ये बिलीव करना मुश्किल है कि जेनित्सु एक अपर मून डीमन से अकेले लड़ा और उसे मार दिया, क्योंकि जेनित्सु अभी तक हाशिरा अनाउंस नहीं हुआ है। वो एक नॉर्मल डीमन स्लेयर में आता है और उसने एक अपर मून को हरा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी मूवी ही एक्चुअली गूज बम्स से भरी हुई थी। हर सीन में मुझे गूज बम्स आ रहे थे, मैं फील कर पा रही थी। मेरे पैर में, मेरे बॉडी में वाइब्रेशन हो रहे थे, क्योंकि द मेन रीज़न इज़ इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड उसका एनिमेशन, एवरीथिंग सब मिलजुल कर एक अलग ही फीलिंग क्रिएट कर रहे थे मेरे अंदर। नाउ गियू का असली पावर हमें किसी को भी नहीं पता। जिन लोगों ने मांगा पढ़ा होगा उनको पता होगा, लेकिन हम अभी तक गियू का असली पावर पहले कभी नहीं देख पाए थे। उसका अभी तक ऐसा बड़ा फाइट हमें देखने को नहीं मिला था। पर इस मूवी में जो गियू का अकाजा के साथ फाइट है ना, अनबिलीवेबल सा है, क्योंकि फाइट करते करते गियू के माथे पे जो मार्क आता है, उसके बाद जो फाइट चलती है अकाजा के बाद, ओ माय गॉड, उसके बाद उसका जो पावर हमें देखने को जो मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल रहता है। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि अकाजा की बैक स्टोरी एक लड़की से रिलेटेड होगी, और बहुत ज़्यादा इमोशनल बैक स्टोरी थी उसकी। कैसे उसने अपने पापा को देखा, वो कैसे बीमार रहते थे, कैसे वो क्रिमिनल बना, वो देखने के बाद दिल बहुत टूट जाता है कि कैसे किसी इंसान के साथ ऐसा होता है। और बोलते हैं ना कि इंसान जन्म से डीमन नहीं होता है, कुछ रीज़न रहता ही है उसके इस स्वभाव के पीछे। और मूवी का लेंथ 2.5 घंटे है, जो कि अगर वो उससे कम आता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता मूवी मेकर्स के ऊपर, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा वेट किया है इस मूवी के लिए कि कब आएगा। और उस मूवी के आने के बाद हमें मेकर्स ने सेटिस्फाई किया है। मूवी का लेंथ मुझे बहुत परफेक्ट लगा। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये मूवी का लेंथ उनको बहुत ज़्यादा लग रहा था, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मूवी में मुझे कोई लूप होल्स नहीं मिले, तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मूवी में ऐसा कुछ क्लिफ हैंगर या फिर ओपन एंडिंग ऐसा कुछ नहीं था। आगे की स्टोरी के लिए फिर हमें 2 साल वेट करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ है, पर इट्स ओके। इस क्वालिटी के लिए हम वेट कर सकते हैं। मैंने शिनोबू के बारे में बात नहीं किया। डोमा जो कि अपर मून डीमन है, उसके साथ शिनोबू ने बहुत हद तक नेक टू नेक फाइट करने की कोशिश की। वो एट द एंड मर गई, वो नहीं रही। मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा था वो देख के, क्योंकि शिनोबू को रहना था, पर अपर मून के सामने नहीं टिक पाई वो, पर उसने अपना बेस्ट दिया। एंड में तो ऐसा लग रहा था कि क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि वो डोमा को मार दे, बट वी ऑल नो कि ये इम्पॉसिबल है। पर वो देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा था कि शिनोबू मर गई। अब वेट करते हैं नेक्स्ट पार्ट आने का। अगर मुझसे वेट नहीं होगा तो मैं मांगा पढ़ लूँगी। आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं वेट, पर वेट मुझे करना ही है। आई रिस्पेक्ट द मेकर्स, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं एनिमेशन बनाने में। डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल जो था वो एब्सोल्यूट सिनेमा है हम सभी के लिए। सिनेमा अगर ऐसा हो, अगर साल में 2-3 मूवी ऐसी आ जाए ना तो साल बेस्ट जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करते हैं, और आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।